गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट डार्क रिएक्शन की साइकिल विच इज़ नोन एज द C4 साइकिल, ऑल्सो नोन एज द हैट-स्लैक पाथवे। अब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डार्क रिएक्शन के बारे में, तो डार्क रिएक्शन में हम लोगों ने एक C3 साइकिल देखी थी। उसके बाद आज हम लिखेंगे C4 साइकिल और देखेंगे बाद में कैम्प साइकिल। अब ये C3 साइकिल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो C3 साइकिल जो थी, उस साइकिल में हम लोगों को एक मॉलिक्यूल मिलता था जिसका नाम था राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्या करता था C3 साइकिल में? राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता था और उसके बाद में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इस तरह की 3 स्टेप्स होती थी। इसमें से हम लोगों को क्या मिलता था? ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता था, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे, एज वेल एज इसी में से हम लोगों को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में मिलता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारे C3 साइकिल में। उसके बाद जो प्लांट C3 साइकिल को परफॉर्म करते हैं उन प्लांट्स को बोला जाता है C3 प्लांट्स, और जो प्लांट्स C4 साइकिल को परफॉर्म करते हैं, जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होती है उनको बोला जाता है C4 प्लांट्स। नाउ C4 साइकिल में और C3 साइकिल में फ़र्क क्या है? तो उसमें एक बिगेस्ट फ़र्क ये होता है कि उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो अलग थे, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अलग हैं। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने देखा था फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या था? फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें C3 साइकिल में जहाँ पर RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे वो सिर्फ किसको गेन करता था? ऑक्सीजन को फिक्स करता था और हमारी आगे वाली प्रोसेस उसमें कैरी आउट होती थी। तो जैसे मैंने कल बोला था कि जो जहाँ पर भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो हार्मफुल रहेगी या फिर वो हम लोगों को यूटिलाइज नहीं होगी, लेकिन C3 साइकिल जो है वो यूटिलाइज होगी, C4 साइकिल है वो यूटिलाइज होगी। तो जो हमारा C4 पाथवे है, इस C4 पाथवे में कुछ इस तरह के एडाप्टेशंस होते हैं जिन एडाप्टेशंस की वजह से फोटो रेस्पिरेशन का जो कंसेप्ट है, वो फोटो रेस्पिरेशन का कंसेप्ट या फिर वो फोटो रेस्पिरेशन की जो साइकिल है हम लोगों को C4 प्लांट में देखने को नहीं मिलेगी। तो अब ऐसे कौन से एडाप्टेशंस करते हैं C4 टाइप ऑफ प्लांट कि जिनकी वजह से उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है? तो हम लोग देखते हैं कि adaptations in the C4 plant to avoid the फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करने के लिए C4 प्लांट ने किस तरह के एडाप्टेशंस किए हैं? फर्स्ट वन इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मीनिंग क्या होता है? डायमॉर्फिक मतलब 2 अलग अलग मॉर्फोलॉजी को गेन करने वाले जो भी क्लोरोप्लास्ट रहेंगे उन क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो C4 प्लांट कंटेन्स द डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इन विच डायमॉर्फिक मतलब 2 अलग अलग वे से रहेंगे। फर्स्ट वन इज द ग्रैन्युलर, सेकेंड वन इज द अग्रैन्युलर। अब ग्रैन्युलर का मतलब क्या होता है, अग्रैन्युलर का मतलब क्या होता है, उसके नाम से पता चलता है हम लोगों को। तो ग्रैन्युलर मतलब ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रैना प्रेजेंट है। ग्रैन्युलर मतलब ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रैना प्रेजेंट है, और अग्रैन्युलर टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रैना है ही नहीं। इनमें ग्रैना नहीं है, इनमें सिर्फ कौन है? इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रोमा रहेगा। और स्ट्रोमा क्या है? ये लिक्विड है जो हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट में मिलता है इंस्टेड ऑफ द ग्रैना। अब एक लॉजिक की बात है, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में जितना कुछ पढ़ा है उन सब में हमने ये देखा है कि ग्रैना ऑलवेज परफॉर्म द लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा ऑलवेज परफॉर्म द डार्क रिएक्शन। तो जो भी ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट रहेंगे C4 प्लांट में, क्या कहा मैंने? जो भी ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट रहेंगे C4 प्लांट में, उनमें ग्रैना में लाइट रिएक्शन होगी। बट जहाँ पर ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट रहेंगे C4 प्लांट्स में, उनमें ग्रैना नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। वहाँ पर कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी? सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन परफॉर्म होगी। उस डार्क रिएक्शन में आइदर इट मे परफॉर्म द C3 साइकिल, C4 और द कैम्प। तो इस टाइप से 2 टाइप्स के क्या रहेंगे? क्लोरोप्लास्ट हम लोगों को मिलेंगे इन द C4 प्लांट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है
कि ऐसे कौन से सेल्स है कि जिन सेल्स में हम लोगों को ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे और ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें हम लोगों को अग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। तो वो भी देखते हैं। जो भी मेसोफिल सेल्स रहेंगे हमारे प्लांट के, जो लीफ है, लीफ में ही तो क्लोरोप्लास्ट होता है, लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो हम लोग जितना कुछ पढ़ रहे हैं वो सब कुछ किस में हो रहा है, हमारे लीफ में हो रहा है। तो जो हमारा लीफ रहेगा उस लीफ में कुछ मेसोफिल्स रहेंगे, मेसोफिल सेल्स रहेंगे, कुछ बंडल शीट सेल रहेंगे। तो मेसोफिल सेल्स आर द सेल्स इन विच द ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड bundle sheet cells are those cells in which the agranular chloroplast is present। अब ये मेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बंडल शीट सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता है, क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखने वाला सेल होता है। उसके बाद हम लोगों को लीफ पता है, ठीक है। ये अगर हमारी लीफ है तो इस लीफ में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से कट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, सेक्शन मिलता है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे। हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं जनरली, तो ट्रांसफर सेक्शन में हम लोग इसको कट करते हैं। जब इस लीफ को हम लोग इस तरह से कट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अपर वाला डार्कर पोर्शन और नीचे वाला लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। तो ये कैसे रहेगा, ये यहाँ पर इस तरह से एक सेल है जिनको हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। दूसरा वाला सेल यहाँ पर निकाल देंगे, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर एपिडर्मल सेल्स, जो क्या करते हैं, दो लेयर बनाते हैं। जैसे इसको मैंने बोला है अपर एपिडर्मल सेल और इसको मैंने बोला है लोअर एपिडर्मल सेल। तो अपर एपिडर्मल सेल में क्या हो रहा है और लोअर एपिडर्मल सेल में क्या हो रहा है। अपर एपिडर्मल सेल जो रहेंगे उनके ऊपर हम लोगों को कुछ इस तरह से एक लेयर दिखती है जो प्रोटेक्टिव नेचर में होती है, और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर लेयर विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा लोअर मोस्ट पोर्शन होता है लीफ का, उस लोअर मोस्ट पोर्शन में हम लोगों को मिलता है हमारा गार्ड सेल से रहने वाला स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा परफॉर्म करता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी करता है और साथ साथ में क्या करता है, रेस्पिरेशन हो गया, और साथ में ही ये क्या करता है, ट्रांसपीरेशन भी करता है, ये करता है ट्रांसपीरेशन। नाउ ये भी रीज़न हमने देखा था कि लोअर पोर्शन में ही स्टोमेटा ज़्यादा क्यों होते हैं और अपर पोर्शन में क्यों नहीं होते ज़्यादा। तो इसका जो भी है डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग फोकस करते हैं हमारे लीफ के एनाटॉमी पे। अब अपर एपिडर्मिस हो गई, लोअर एपिडर्मिस हो गई, इनमें अपने अपने सेल्स रहेंगे। नाउ यहाँ पर अपर एपिडर्मिस को लग के यहाँ पर कुछ इस तरह के सेल्स रहते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है मेसोफिल सेल्स, जो इस तरह से लॉन्गर पोर्शन में हम लोगों को मिलेंगे। उसके बाद कुछ सेल्स जो नीचे वाले साइड में रहते हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे, जो अलग अलग रहेंगे। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज और द स्पॉन्जी सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स जो रहेंगे वो दो टाइप से डिफ्रेंशिएट होते हैं। पहला होता है पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड टिश्यू, और दूसरा होता है हमारे स्पॉन्जी टिश्यू। तो इनके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लिया है। मैंने बताया था कि पैलिसेड टिश्यूज़ का शेप कैसे होता है, स्पॉन्जी टिश्यूज़ का शेप कैसे होता है। तो यहाँ पर ये है हमारे कौन से वाले सेल्स, मेसोफिल सेल्स, और ये है मतलब पैलिसेड सेल्स, और ये है हमारे स्पॉन्जी टिश्यूज। तो इनको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स बोला है तो इसका मतलब इनमें कौन से टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहेगा, इनमें रहेगा हमारा ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तो इन मेसोफिल सेल्स में कौन रहेगा, ग्रैनल, इनमें हम लोगों का रहेगा ग्रैनल
क्लोरोप्लास्ट। और स्पॉन्जी टिश्यू भी तो एक टाइप के मेसोफिल टिश्यूज ही हैं, तो उनमें भी कौन से रहेंगे, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट ही हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद इस बीच में यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल्स हम लोगों को राउंडेड शेप में मिलेंगे, इस तरह से अरेंज हुए रहते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है बंडल शीट सेल, और इन्हीं बंडल शीट सेल के अंदर हम लोगों को मिलेगा हमारे जाइलम और फ्लोएम, मतलब हमारे वस्क्यूलर बंडल्स और द वस्क्यूलर टिश्यूज। तो ये वाले जो सेल्स रहेंगे, इन सेल्स को बोला जाता है बंडल शीट सेल। क्या बोलेंगे इसको, बंडल शीट सेल्स। अब हम लोगों ने देखा है कि बंडल शीट सेल में कौन से टाइप के क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, इनमें रहेंगे अग्रैन्युलर टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें हम लोग लिखेंगे अग्रैन्युलर टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से मेसोफिल सेल्स में रहेंगे ग्रैन्युलर और बंडल शीट सेल में रहेंगे अग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने बताते बताते ये बोला है कि C4 पाथवे में हम लोगों को फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस मिलती नहीं है। तो क्यों नहीं मिलती होगी, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो कौन से कंडीशन में होता है, हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन कंडीशंस पे मिलता है। तो इसमें किस तरह से होगा, वो जो भी अपर मोस्ट पोर्शन होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन से वाले पोर्शन में रहेंगे, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पोर्शन में लगेंगे। जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे, लाइट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होते जाएगा, साथ ही साथ में जो भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाएगा। तो ये जो हमारे बंडल शीट सेल होते हैं, इस बंडल शीट सेल जो रहेंगे वो सर्क्युलरली क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे, और इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी हमारा ऑक्सीजन है वो कम रहेगा। तो इसका मतलब इन सेल्स के अंदर में कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, इन सेल्स के अंदर हम लोगों को फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो कंडीशन ही नहीं है कि वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाए। तो इस टाइप का जो भी बंडल शीट सेल का अरेंजमेंट होता है सर्क्युलर रेशो में, उसको बोला जाता है क्रेन्स एनाटॉमी। एंड द क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ द लीफ ओनली शोज बाय द C4 प्लांट। तो हम लोग जब भी सेक्शन लेंगे किसी भी प्लांट का, किसी भी लीफ का हम लोग जब सेक्शन लेते हैं, तो उस सेक्शन में हम लोगों को दिखता है अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ प्लांट आर नथिंग बट द C4 पाथवे, C4 प्लांट, बिकॉज इट शोज द क्रेन्स एनाटॉमी। तो इस टाइप से इसमें कुछ हम लोगों को दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशंस दिखते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कराते हैं। पहला डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा जो है वो क्रेन्स एनाटॉमी। तो इस टाइप के हम लोगों ने देखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट। नाउ बंडल शीट सेल, अब जो भी क्रेन्स एनाटॉमी है, इस क्रेन्स एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। साथ ही साथ में बंडल शीट सेल जो रहेंगे वो अरेंज रहेंगे इन द वृत्त लाइक। वृत्त लाइक मतलब सर्क्युलर मैनर में वो कैसे रहेंगे, अरेंज रहेंगे। तो यहाँ पर दिख ही तो रहा है हम लोगों को किस तरह से अरेंज है, इस टाइप से सर्क्युलर मैनर में अरेंज है, तो उनको हमने बोला है क्रेन्स एनाटॉमी। अब देखते हैं कि C4 पाथवे जो होता है, C4 प्लांट के बारे में देख लिया, C3 प्लांट के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि C4 साइकिल जो होती है वो कैसे होती है और कहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है ये तो पहले ही चीज़ कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है अभी अभी कि C4 प्लांट में डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। इस डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट में मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स होते हैं। तो मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स यही वो ऑर्गेन है, यही वो पार्ट्स है जिसमें हम लोगों को C4 साइकिल देखने को मिलती है। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाले सेल्स को हमने कौन से सेल्स बोला है, ऊपर वाले सेल्स को हमने बोला है मेसोफिल सेल्स। तो ये वाला ऊपर वाला जो सेल रहेगा, ये सेल रहेगा हमारा मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल के नीचे बीच में कौन से सेल्स रहेंगे, हमारे बंडल शीट सेल्स रहेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो किसका है, बंडल शीट सेल्स का रहेगा। और
अगर ये समझ में नहीं आए तो हम लोग यहाँ पर ऊपर एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं कि किसके अंदर क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। ये है हमारी अपर एपिडर्मिस और ये है हमारी लोअर एपिडर्मिस। इसी अपर एपिडर्मिस के नीचे में हम लोगों को कौन मिला है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल। तो इस मेसोफिल सेल में इस टाइप की रिएक्शन होगी और बंडल शीट सेल में इस टाइप की रिएक्शन होगी। तो वो कैसे होती हैं? सबसे पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? फ्रॉम द एटमॉस्फियर। यहाँ पर जो भी हमारे मेसोफिल सेल्स रहेंगे, मेसोफिल सेल्स ऑलवेज fix the carbon dioxide and this carbon dioxide combine with the water molecule and it reduced or it split and form the molecule HCO3। क्या फॉर्म किया है उन्होंने? HCO3 को फॉर्म किया है। अब ये कंपाउंड कैसे आया वो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखो क्या बोला है, वाटर मॉलिक्यूल इज कंबाइन विद द CO2 मॉलिक्यूल। ये कंबाइन होने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? H2CO3, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो क्या मिला हम लोगों को? H2CO3। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेटेज एंजाइम। तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेटेज। एंड नाउ दिस H2CO3 molecule gets split and forms the hydrogen ions as well as the HCO3। और अब ये जो हाइड्रोजन आयन है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो HCO3 मॉलिक्यूल होता है ये H3O3 मॉलिक्यूल हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो HCO3 इनके पास से कैसे आया वो हमको समझ में आया। तो वो इस प्रोसीजर से यहाँ पर हम लोगों को HCO3 मॉलिक्यूल मिला है। नाउ दिस HCO3 मॉलिक्यूल इज combined with the PEP। PEP stands for phosphoenol pyruvate। phosphoenol pyruvate means PEP। उसके बाद यहाँ पर OAA दिया है। What is OAA? OAA मतलब ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसेटिक एसिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हुआ? HCO3 है। HCO3 जो है वो किसने कैप्चर किया? फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट ने कैप्चर किया और किस में कन्वर्ट किया इन्होंने? OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जैसे कि फॉस्फोएनॉल पाइरूविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड इज कंटेन विद द, किसके साथ कंबाइन हुआ? 1 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल के साथ कंटेन हुआ। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड, 3 + 1 कितना हुआ? 4। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज नथिंग बट द 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज हाईली स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल। एंड इसी वजह से जो हमारा C4 प्लांट है, C4 पाथवे है, उसको नाम आया है C4 पाथवे, क्योंकि यहाँ का जो भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसीलिए उसको हमने बोला है C4 पाथवे। तो आप लोगों को शायद ही अभी रीज़न समझ में आ गया होगा कि हम लोग C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, हम लोग C4 साइकिल क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने नंबर्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है वो डिपेंड करता है उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द C4 साइकिल विच इज नथिंग बट द H-Slack पाथवे। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द मैलिक एसिड। नाउ मैलिक एसिड जो है वो कहाँ पर बना है? हमारे मेसोफिल सेल्स में बना है। और देन मैलिक एसिड जो रहेगा वो मैलिक एसिड कहाँ पर एंट्री करेगा? बंडल शीट सेल में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर मैलिक एसिड बना है, ये मैलिक एसिड
यहाँ पर बना देती हूँ, ये मैलिक एसिड बना है, ये मैलिक एसिड कहाँ पर एंट्री करेगा, हमारे बंडल शीट सेल में एंट्री करेगा एंड ये अभी आ जाएगा हमारा बंडल शीट सेल में। अब मैंने साइड में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड also forms the aspartic acid instead of the malic acid। मतलब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड भी बनाता है एज वेल एज वो एस्पर्टिक एसिड भी बनाता है। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि वहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मैलिक एसिड बनाएगा या फिर वो एस्पर्टिक एसिड बनाएगा। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एस्पर्टिक एसिड भी बनाता है, कौन से कंडीशन में, जब वो कंबाइन करेगा NH2 प्लस मॉलिक्यूल के साथ। जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कंबाइन होगा तब वो एस्पर्टिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होते होते अगर यहाँ पर NH2 मॉलिक्यूल उसको मिल गया तो वो क्या बनेगा, एस्पर्टिक एसिड बनेगा और यही एस्पर्टिक एसिड हमारे बंडल शीट सेल में चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, तो मैलिक एसिड कहाँ से कहाँ पर आएगा, मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में आ जाएगा। नाउ दिस मैलिक एसिड फॉर्म्स द पायरुविक एसिड विच इज नथिंग बट द 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल एंड 1 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल को वो रिलीज करता है। मैलिक एसिड इज ऑल्सो द 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड में से उसने क्या किया है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड बना लिया है और 1 कार्बन कंपाउंड जो है वो CO2 के फॉर्म में वो बंडल शीट सेल में छोड़ देता है। नाउ दिस पायरुविक एसिड गेट एंटर इनटू द मेसोफिल सेल एंड पायरुविक एसिड फॉर्म्स द फॉस्फोएनाइल पायरुवेट इन during this the ATP molecule is get convert into the AMP molecule, not the ADP molecule। क्या बोला है, AMP molecule, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कितने फॉस्फोरस मॉलिक्यूल रिलीज होने चाहिए, ATTT, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ATP, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एक P, दूसरा P और तीसरा P। कितने फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इनमें से मैं एक को निकाल दूँ तो क्या बनेगा, इसको अगर मैं निकाल देती हूँ तो क्या बनेगा, APP, मतलब एडेनोसिन 2 फॉस्फेट है तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइफॉस्फेट। अगर इसमें से मैंने इसको भी रिलीज कर दिया तो क्या बनेगा, एडेनिन के पास कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, सिर्फ 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है तो ये क्या बनेगा, AMP, मतलब मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ATP से क्या बन रहा है, AMP बन रहा है और यहाँ पे 2 फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहे हैं। नाउ पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द PEP and again this PEP get attached with the HCO3 and forms the continuation cycle। Now अब हमने यहाँ से इधर तो चले गए, अब बचा क्या है हमारा यहाँ पर कि CO2 का काम क्या होता है इन द बंडल शीट सेल। तो बंडल शीट सेल में हमने क्या बोला कि सिर्फ वहाँ पर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा होता है मतलब वहाँ पे सिर्फ डार्क रिएक्शन होगी। तो इस डार्क रिएक्शन में कौन सी साइकिल होगी हमारी, C3 साइकिल होगी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP क्या करेगा, लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट फॉर्म्स द कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन एंड फॉर्म्स द RUBP। तो यहाँ पर जो है वो C3 साइकिल चलेगी इन द बंडल शीट सेल, जहाँ से हम लोगों को ग्लूकोज मिलेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। और यहाँ पर कौन सी साइकिल चलेगी, ऊपर में ये होगी हमारी C3 साइकिल विच इज ऑकर इन द मेसोफिल सेल एंड द बंडल शीट सेल। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि C4 पाथवे किस तरह से रन आउट करता है इन द C4 प्लांट ओनली। C3 प्लांट में C4 साइकिल देखने को नहीं मिलेगी और जो हमारी C3 साइकिल है उसमें C4 नहीं मिलेगा और C4 प्लांट में C3 नहीं मिलेगा। उनके ऊपर से कौन सी टाइप की साइकिल परफॉर्म हो रही है उसी पे डिपेंड करता है कि वो C3 है या C4 हो। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हुआ, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ, इसको फॉर्म किया, इसको PEP ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोएनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फॉस्फोएनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में PEP ने इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया और क्या फॉर्म किया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को फॉर्म किया विच इज द फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। देन
ऑक्सैलो एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड देन एंटर इनटू द बंडल शीट सेल, देन मैलिक एसिड splits into the 3 carbon compound pyruvic acid and 1 is the carbon dioxide. Now pyruvic acid get entered into the mesophyll cell and it forms the PEP with the reduction of the 2 phosphorus molecule. Then C molecule जो है वो RUBP कंटेन करेगा और यहाँ पर C3 साइकिल चलेगी। तो इस तरह से आज हमने जो हमारा C4 पाथवे है उसको कंप्लीट किया है। तो उसमें हम लोगों को इतना जो पोर्शन है वो याद रखना है, कौन से टाइप के और प्लांट्स में यह परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेज़ में, सॉर्गम में, शुगर केन में, यूफोरबिया में। मतलब जनरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोनोकोट प्लांट में भी होता है और कुछ डाइकोट प्लांट्स में भी हम लोगों को C4 साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। तो इस टाइप से आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है हमारा C4 पाथवे। कल हम लोग देखेंगे क्या होता है। ओके, थैंक यू।